दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कि आखिर चीन का बायकॉट कैसे होगा। दोस्तों आप सबको मालूम है कि गलवान घाटी में क्या हुआ। 15-16 की रात को हमारे 20 जवान शहीद हो गए और उसके बाद ट्विटर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ट्रेंड करने लगा कि हम चीन का बायकॉट करें। कुछ लोगों ने अपने प्रोडक्ट जला दिए, कुछ ने अपने प्रोडक्ट तोड़ दिए, लेकिन उसके बाद एक नई समस्या आ गई। वो समस्या क्या थी? कुछ लोगों ने ट्रेंड करना शुरू किया कि ये तो प्रोडक्ट हमने खरीद लिए हैं, अब इनको जला के इसको तोड़ के क्या फायदा। कुछ ने फिर सरकार पे इल्जाम लगाया कि सरकार की नीति के कारण हो रही है। सरकार कह रही है कि ये जनता खरीद रही है और व्यापारी खरीद रहे हैं। आखिर कुल मिलाकर बात यह आई कि हम चाइना का बायकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार जनता पर, जनता व्यापारी पर और व्यापारी सरकार पर टोपी पहना रहे हैं। अब समस्या ये है कि चीन का बायकॉट होगा तो होगा कैसे। दोस्तों क्या ये पॉसिबल है या नहीं? मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है। दोस्तों मैं इसके लिए आपको 3-4 उदाहरण देना चाहूँगा। नंबर 1 जापान, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 यूरोप और अमेरिका, नंबर 4 भारत और पाकिस्तान। दोस्तों आपको सबको मालूम है 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद जापान ने इमीडिएट सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और अमेरिका के बाजार ने जापान पर कब्जा कर दिया। लेकिन जापान के लोग छद्म राष्ट्रवादी नहीं थे हमारे की तरह। हमारे यहाँ पे लोग जो हैं छद्म राष्ट्रवादी हैं, वो असली राष्ट्रवादी थे। अब मैं इसका बाद में मतलब समझाऊंगा कि छद्म राष्ट्रवाद और असली राष्ट्रवाद क्या है। पहले ये समझिए, जापान के लोगों ने अपनी सरकार के साथ और सरकार ने उनके साथ छोटे छोटे उद्योग लगाए। जापान की, अमेरिका की गाड़ियां, अमेरिका के प्रोडक्ट जापान के प्रोडक्ट बाजारों में आए, क्योंकि वहाँ पे बैन लगा हुआ था और जापान को वो लेके आने थे। लेकिन जब वहाँ की जनता समझदार थी, जनता ने सोच लिया था कि हमें अमेरिका का बायकॉट करना है तो करना है। और वहाँ की जनता, वो बाजार में तो उनके प्रोडक्ट आ गए, लेकिन बाजार में उनके प्रोडक्ट चले नहीं। दूसरा, उनकी सरकार ने वहाँ के छोटे छोटे उद्योगों को अग्नि प्रदान की, जिससे छोटे छोटे उद्योग कामयाब हुए। और आज आपको मालूम है कि पूरा जापान विश्व की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम रखता है। मेरे ख्याल से जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की 3री या 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। दूसरा एग्जाम्पल है जर्मनी का। दोस्तों जो जापान के साथ हुआ वही खेल जर्मनी के साथ हुआ। जर्मनी के साथ क्या हुआ कि जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। एक की राजधानी बनी बर्लिन, दूसरी की राजधानी बनी बॉन। और लेकिन जर्मनी के लोगों में भी हमारी छद्म राष्ट्रवाद नहीं था, वहां भी सच्ची राष्ट्रभक्ति थी। उन्होंने, आज जर्मनी में आप देखेंगे, पूरे जर्मनी में लेफ्ट हैंडेड गाड़ियां चलती हैं। पूरा जर्मनी लेफ्ट हैंडेड चीजों को फॉलो करता है। हमारे यहाँ ब्रिटिश सिस्टम है, लेकिन जर्मनी के यहाँ ब्रिटिश सिस्टम नहीं है, अमेरिकन सिस्टम नहीं है। उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, उन्होंने अपने लोगों को प्रमोट किया। अपने लोगों को प्रमोट करने के बाद जर्मनी भी आज 4थी या 5वीं अर्थव्यवस्था है। और 4थी या 5वीं अर्थव्यवस्था है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है यूरोप और अमेरिका का। दोस्तों आप सबको मालूम है यूरोप और अमेरिका की पॉपुलेशन सबसे कम है, एशिया के मुल्कों के बराबर। एशिया के मुल्कों के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और पॉपुलेशन कम के होने के कारण वहाँ के लोग कहते हैं सरकारें तरक्की कैसे करेंगी, काम करने वाले लोगों की कमी है। कुछ लोगों ने तो मतलब भारतीय लोगों और अन्य देश के गरीब लोगों को शरण दी और उनको अपने कारोबार में लगाया। लेकिन कुछ देशों ने, यूरोप के देशों ने
एक नई नीति अपनाई, अपने यहाँ इंडिपेंडेंट कारखाने खोलने की। उन्होंने हर चीज की मशीन बनाई है, खेतों से लेके हर प्रोडक्ट की उनके वहां पे मशीन है, सारा काम मशीनें करती हैं, आदमियों की कमी होने के बावजूद भी। और इस कारण वहां की अर्थव्यवस्था आज पूरे यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने पूरे वर्ल्ड पे राज कर रखा है। चौथा एग्जाम्पल है भारत और पाकिस्तान का। अब भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल कहां से आता है? सन 1990 या 91 की जब वाजपेयी जी की सरकार थी, हमने और पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। भारत ने 5 किए और पाकिस्तान ने 6 किए। उसके बाद अमेरिका और अन्य देशों को लगा कि ये दोनों देश कुछ ना कुछ तो हैं, कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं। तुरंत अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए और प्रतिबंध लगाने के बाद 1.5 साल तक उन्होंने वेट किया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। उनको लगा कि यार वो फेल हो गए और उन्होंने 1.5 साल के बाद प्रतिबंध हटा दिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर हम सरकार का साथ दें और सरकार हमारा साथ दे, व्यापारी भी सरकार का साथ दे, जनता भी सरकार का साथ दे और सरकार जनता और व्यापारी का साथ दे, तो ये सब पॉसिबल है। सरकार अपने लोगों को प्रमोट करे और हम लोगों का काम है कि व्यापारी का काम है कि वो चाइना का प्रोडक्ट ना लेके आए, अपने व्यापारी से प्रोडक्ट खरीदे, अपने लोगों से प्रोडक्ट खरीदे और थोड़ा सा मुनाफा कम करे। जैसे ही मुनाफा कम होगा, वो व्यापारी कामयाब होगा, अपना व्यापारी कामयाब होगा तो अपना देश कामयाब होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कामयाब होगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन क्या हो जाएगा कि जैसे आज चाइना का कब्जा हो गया और दूसरे कभी ना कभी किसी और देश का कब्जा हो जाएगा। और आपके साथ साथ आप ये सोच रहे हैं आज तो फायदा कमा रहा हूं, लेकिन कल आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि पूरा जब कब्जा ही दूसरे देश का हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था, यस वी कैन। उसके बाद वो नारा बराक ओबामा ने दिया था, यस वी कैन। और तीसरी बार मैं ये कहता हूँ, मोदी जी ने भी बोला था एक बार अपनी चुनाव की व्यवस्था में, यस वी कैन। चौथी बार मैं कहना चाहता हूँ, यस वी कैन। हमें क्या करना होगा? हमें दूसरे देशों के प्रोडक्ट पे कम से कम निर्भर रहना होगा। अपने व्यापारियों को ढूंढें, अपने प्रोडक्ट को खरीदें। यदि पता चलता है, कुछ व्यापारी तो ये कर रहे हैं कि भैया चाइना का प्रोडक्ट है, अपने नाम से छपवाया, अपने नाम से बेच दिया, ऐसा भी चल रहा है मार्केट में। उस प्रोडक्ट की जानकारी पूरी लें कि आपके पास कारखाना है या नहीं, आपने कहाँ से कच्चा माल खरीदा है, उसको आपको देखना होगा और अपने व्यापारी को कामयाब बनाना होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और सरकार को क्या कहते हैं, पूरी सरकार को अपने देश को कामयाब करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। हमें छद्म राष्ट्रवाद की नीति को छोड़ना होगा और अच्छे राष्ट्रवाद की नीति को अपनाते हुए देश को कामयाब बनाना होगा। जय हिंद, जय भारत।